मैम ये बीच बीच में बच्चे बोल रहे हैं। बेटा किरण, हाँ बेटा अनम्यूट कर लो। हाँ बच्चे की आवाज आ रही है अभी, किरण चौधरी की लगाई है अभी। सविता शर्मा। सविता शर्मा बेटा आज अपन पाइनस करेंगे, पाइनस का स्टार्ट तो करते हैं अपन। अभी सविता शर्मा 19 जने आ गए, तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और देख लेते हैं, ठीक है। तो बीएससी सेकेंड ईयर। सविता शर्मा, किरण चौधरी, मोनिका दयाल अभी कनेक्ट हो रही है। कोमल चौधरी, मोनिका कनेक्ट नहीं हो पाई अभी तक। आ तो रही है मोनिका स्क्रीन पे। चलो बेटा मैं पहले धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ। पाइनस, अपन दूसरा जिम्नोस्पर्म पाइनस स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो पाइनस को कौन से डिवीजन में रखा गया है? डिवीजन है कॉनिफेरोफाइटा। कॉनिफेरोफाइटा। क्लास, कौन सी क्लास में रखा गया है, मतलब वर्ग में? तो वर्ग है कॉनिफेरोप्सीडा। कॉनिफेरोप्सीडा। जो ऑर्डर है, कौन से गण में पाइनस को रखा गया है, वो ऑर्डर है कॉनिफेरेस। और फैमिली कुल जो है पाइनेसी। तो बेटा पाइनस की लगभग 105 जातियां हैं, और ये पाइनस की 105 जातियां उत्तरी गोलार्ध में व्यापक रूप से वितरित हैं। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में व्यापक रूप से वितरित पाई जाती है। मतलब नियर अबाउट 105 species of pinus are there, which are found on a large scale in northern hemisphere. टेम्परेट तथा सब एल्पाइन, टेम्परेट तथा सब एल्पाइन क्षेत्रों में यह सघन सदाबहार वनों के रूप में उगाया जाता है। मतलब पाइनस की जातियां टेम्परेट मतलब उत्तरी शीतोष्ण तथा उप एल्पाइन क्षेत्रों में सघन सदाबहार वनों के रूप में उगता है। मतलब द स्पीसीज ऑफ पाइनस आर फाउंड इन द टेम्परेट एंड सब एल्पाइन रीजन्स इन द फॉर्म ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में पाइनस की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब 6 species of pinus are found in the Indian subcontinent। कुछ स्पीसीज का नाम मैं ले रही हूँ। एक तो है पाइनस रॉक्स बर्गाई, PINUS ROXBURGHII। तो इसे चीड़ पाइन भी कहते हैं। पाइनस रॉक्स बर्गाई, इसे चीड़ पाइन भी कहते हैं। यह जाति कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मीन्स पाइनस रॉक्सबर्गाई is found to be grown in the hilly regions of Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Nepal and उत्तर प्रदेश। इसके वृक्ष 50 मीटर तक लंबे होते हैं। मतलब द ट्रीज ऑफ पाइनस longifolia of Pinus roxburghi are about 50 meters long। इनके प्रत्येक फोलियर स्पर में, मतलब पर्ण स्पर में 5 नीडल लाइक पत्तियां होती हैं। 5 सूचाकार पर्ण उपस्थित होते हैं। इनके शंकु का आकार बेलनाकार होता है। मतलब the cones or the strobilus
आर सिलेंड्रिकल इन शेप, तो इनके शंकु का आकार बेलनाकार होता है। पाइनस जिरार्डियाना, पहले अपन ने बात की थी पाइनस रॉक्स बर्गाई की, अब अपन करते हैं पाइनस जिरार्डियाना, जिसको चिलगोजा पाइन भी कहते हैं। मतलब पाइनस जिरार्डियाना is also called as चिलगोजा पाइन। यह जाति कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में 2100 से 3300 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मीन्स पाइनस जिरार्डियाना is also called as चिलगोजा pine because a dry fruit called as chilgoza is obtained from Pinus gerardiana, and this Pinus gerardiana is found to be grown in the Kinnaur region of Kashmir and Himachal Pradesh at an height of 2100 to 3300 मीटर। इन वृक्षों की ऊंचाई 11 से 20 मीटर तक होती है। वह इनके पर्ण स्पर लीफ स्पर त्रिपर्णी होते हैं। मतलब द लीफ स्पर इज ट्राइफोलिएट, इनके जो पर्ण स्पर हैं वो त्रिपर्णी होते हैं, ट्राइफोलिएट होते हैं। वह इनके बीज चिलगोजे खाए जाते हैं। इनके जो सीड्स है, इसके पाइनस जिरार्डियाना के जो सीड्स है, बीज है, खाए जाते हैं, जो कि चिलगोजे कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं पाइनस की तीसरी जाति पाइनस मरकुसाई। पाइनस की मरकुसाई के बारे में बात कर रहे हैं। यह जाति ईस्ट बंगाल तथा बर्मा में 150 से 600 मीटर ऊंचाई तक मिलती है। मतलब दिस species of Pinus called as Pinus mercusai is found to be grown in East Bengal and Burma at a height of 150 meters to 600 meters. इस जाति के पौधे छोटे होते हैं और प्रत्येक लीफ स्पर में मीन्स पर्ण स्पर में केवल 2 सूच्याकार पर्ण पाए जाते हैं। मतलब 2 needle like leaflets are found in the leaf spur। अब अपन बात करते हैं पाइनस इंसुलैरिस, जिसे खासी पाइन भी कहते हैं। मतलब पाइनस इंसुलैरिस is also called as खासी पाइन। यह जाति आसाम के खासिया क्षेत्रों में 700 से 1850 मीटर ऊंचाई तक व्यापक रूप से वितरित होती है। मतलब दिस पाइनस insularis is found in the Khassia region of Assam and it ranges in height up to 700 meters to 1850 meters। एक बार बेटा आरती चौधरी आई है और कृष्णा तिवारी, आरती चौधरी एंड कृष्णा तिवारी, कृष्णा तिवारी भी आ गए। ठीक है बेटा, इनको भी एडमिट कर दिया है, आरती चौधरी एंड कृष्णा तिवारी। अब अपन बात करते हैं पाइनस इंसुलरिस की बात कर रहे थे, तो इसके जो पर्ण हैं, स्पर हैं, लीफ स्पर ट्राइफोलिएट होते हैं, त्रिपर्णी होते हैं। अब सबसे पहले बेटा अपन बात करेंगे पाइनस के स्पोरोफाइट की, पाइनस के बीजाणुद्भिद की। मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस, पाइनस की बाह्य आकारिकी या बाह्य संरचना। तो पाइनस का स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, मतलब पाइनस का बीजाणुद्भिद पादप काय सदाबहार वृक्ष है। मतलब द सुमैया अभी एक मिनट बेटा, सुमैया को भी एडमिट कर दें। सुमैया, पाइनस मतलब is an evergreen tree
and it is a sporophytic plant body. Pinus is a sporophytic plant body. It is an perennial evergreen tree. यह टेम्परेट जीरोफिटिक हैबिटाट्स में पाया जाता है. मतलब यह पाइनस शीतोष्ण मरुदभिदी आवासों में पाया जाता है. Pinus is found to be grown in the temperate geophytic habitats. Young stage में युवा अवस्था में इसकी लगभग सभी जातियां पिरामिडल शेप की होती हैं. in the young stage all the species of Pinus are of pyramidal shape and the plant body of Pinus is differentiated into root, stem and leaves. Pinus की plant body जड़, तने स्तंभ तथा पत्तियों में विभेदित होती है. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रूट्स की, पाइनस की रूट्स की. मैम यंग स्टेज में क्या नाम बताया? यंग स्टेज में बेटा जो पाइनस की जातियां हैं पिरामिडिकल आकार की होती हैं. जो युवा अवस्था है, यंग स्टेज है बेटा, उसे बोला मैंने जो पाइनस की जातियां हैं वो पिरामिड होता है ना जो बच्चे बनाते हैं आजकल, तो पिरामिडल शेप की होती हैं. और फिर मैंने बताया कि जो प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट और द प्लांट बॉडी इज differentiated into root, stem and leaves. Plant body जड़, तने व पत्तियों में विभेदित होती हैं. अब अपन बात करते हैं रूट्स की. तो पाइनस में सुविकसित मूसला जड़ होती है. पाइनस हैज वेल डेवलप्ड टैप रूट्स, परंतु यह मूसला जड़ मिट्टी में अधिक गहराई तक नहीं जाती व इससे पार्श्व जड़ें लेटरल रूट्स विकसित होती हैं. this taproot develops lateral roots and it does not have much depth. इनके द्वारा मूसला जड़ों के द्वारा पौधा मिट्टी में जमा रहता है. by means of the taproot the plant gets attached to the soil. तो पाइनस की जड़ का जो मुख्य लक्षण है कि इसमें रूट हेयर, जिसे कि मूल रोम कहते हो, बहुत ही कम विकसित होते हैं और रूट की बाह्य सतह फंगल हाइफे से ढकी हुई होती है जिसे माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं. तो बेटा जो पाइनस की रूट है उसकी जो बाह्य सतह है, आउटर सरफेस है, वो फंगल हाइफी कवक पे जो हाइफे होते हैं उससे ढकी हुई होती है जिसे माइकोराइजा कवक मूल कहते हैं. तो फंगल हाइफी में उपस्थित कवक बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं. इन पाइनस रूट हेयर are very less developed and on the outer surface of the root of Pinus fungal hyphae are found which are called as mycorrhiza. Now fungal hyphae, they have a certain fungus of Basidiomycetes class. तो कौन कौन से फंगस हैं जो कि इस पाइनस की जड़ों के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाते हैं? उन फंगस के नाम है एमेंटिया, क्लेवेरिया एंड स्क्लेरोडर्मा. एमेंटिया नामक फंगस, क्लेवेरिया व स्क्लेरोडर्मा फंजाई show symbiotic association with the roots of Pinus. इन फंजाई के कारण, इन कवकों के कारण जो कि एमेंशिया है, क्लेवेरिया है, पाइनस
कि रूट के साथ सहजीवी संबंध होता है इन कवकों का। अब अपन बात करते हैं पाइनस के स्टेम की। तो पाइनस का जो स्टेम है लंबा होता है, ऊर्ध्व होता है, बेलनाकार होता है, वह काष्ठीय होता है। मतलब द स्टेम ऑफ पाइनस इज लॉन्ग, it is erect and cylindrical. The stem is woody and the stem is branched. Stem शाखित होता है, शाखाएं एक लाक्षीय होती हैं। मैंने बताया पाइनस का स्टेम शाखित होता है, तो ये शाखाएं एक लाक्षीय होती हैं। Means the branches are monopodial in nature तथा स्टेम पर उपस्थित शल्क पत्रों के कक्ष से सर्पिल क्रम में विकसित होती हैं। Means the branches develop from the axil of the scaly leaves which are found on the stem, and these branches develop in spiral manner. तो जो branches हैं शल्क पत्रों, जिसको कि अपन स्केली लीव्स कहते हैं, तो शल्क पत्रों के कक्ष से सर्पिल क्रम में विकसित होती हैं। वह इस प्रकार का शाखन इन प्लांट्स को विशेष शंकु आकार प्रदान करता है। And because of this type of branching, the pinus plants are conical in shape. अब पाइनस में दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। Two types of branches are found in pinus. First, long shoots or branches of unlimited growth. दूसरी है dwarf shoots और branches of limited growth. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दीर्घ प्ररोह अथवा असीमित वृद्धि की शाखाएं। मैंने बताया पाइनस में दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी है, हिंदी में बोल रही हूँ। दीर्घ प्ररोह अथवा असीमित वृद्धि की शाखाएं। दूसरी है वामन मतलब बोनी प्ररोह अथवा सीमित वृद्धि की शाखा। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ दीर्घ प्ररोह या असीमित वृद्धि की शाखाएं। तो इन शाखाओं की एपिकल बड अनिश्चित काल तक वृद्धि करती रहती है। मतलब इन दीर्घ प्ररोह की जो अग्रस्थ कलिका है, एपिकल बड है, वो अनिश्चित काल तक वृद्धि करती रहती है। मीन्स द एपिकल बड of the long shoots grows indefinitely, जिसके कारण इन शाखाओं की वृद्धि असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। यह शाखाएं स्टेम पर उपस्थित शल्क पत्रों के कक्ष से विकसित होती है। Means the long shoots or the branches of unlimited growth develop from the axil of the scaly leaves on the stem. इनका विस्तार मुख्य अक्ष से क्षैतिज रूप में होता है और इन शाखाओं पर केवल शल्क पत्र ही पाए जाते हैं। मतलब only scaly leaves are found on the long shoots or on the branches of unlimited growth. अब मैं बात करती हूँ dwarf shoots और branches of limited growth। मतलब वामन या बोनी प्ररोह अथवा सीमित वृद्धि की शाखाएं। तो इन सीमित वृद्धि की शाखाओं के शीर्ष पर अग्रस्त कलिका नहीं पाई जाती, एपिकल बड नहीं पाई जाती। Means apical bud is absent on the dwarf shoots or on the branches of limited growth. इनमें केवल सीमित वृद्धि होती है। चूंकि इन dwarf shoots में बोनी प्ररोह में अग्रस्त कलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इन शाखाओं की वृद्धि सीमित होती है।
because of the absence of the apical bud in these dwarf shoots. They show limited growth. इन्हें लघु शाखा भी कहते हैं, मतलब इन्हें ब्रैचियोब्लास्ट भी कहते हैं. These are also called as ब्रैचियोब्लास्ट. यह शाखाएं दीर्घ प्ररों पर उपस्थित शल्क पत्रों के कक्ष से विकसित होती हैं. सीमित वृद्धि की शाखाओं पर शल्क पत्र तथा सामान्य पत्र दोनों ही पाए जाते हैं. मतलब on the dwarf shoot or on the branches of limited growth, both the scaly leaves and foliage leaves are found. मतलब जैसे कि बताया, बोली प्ररों पर या सीमित वृद्धि की शाखाओं पर शल्क पत्र व सामान्य पत्र दोनों ही पाए जाते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी लीव्स के बारे में कि पाइनस की लीव्स कैसी होती हैं. पाइनस में 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे द्विरूपी कहते हैं, डाइमॉर्फिक कहते हैं. मतलब लीव्स आर डाइमॉर्फिक, पत्तियां द्विरूपी होती हैं. अब आप पूछोगे द्विरूपी का मतलब क्या होता है. द्विरूपी का मतलब है, मतलब पाइनस में 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं. एक तो है शल्क पत्र, स्केली लीव्स, दूसरी है सामान्य पर्ण, फोलिएज लीव्स. मतलब इन पाइनस 2 types of leaves are found, so it is called as dimorphic. First are the scaly leaves and second are the foliage leaves or assimilatory leaves. तो अपन पहले बात करते हैं शल्क पत्र के बारे में, स्केली लीव्स के बारे में. तो यह स्केली लीव्स गहरे भूरे रंग की होती हैं, पतली होती हैं, चपटी होती हैं, वह सूक्ष्म संरचनाएं हैं. मतलब these scaly leaves are dark brown in color and these are thin, these are flat and small structures. ये शल्कपत्र सीमित अथवा असीमित दोनों प्रकार की शाखाओं में उपस्थित होती हैं. These scaly leaves are present on both the branches of unlimited growth as well as on the branches of limited growth. इन शल्क पत्रों में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता. ठीक है. इनका मुख्य कार्य यंग बर्ड्स की रक्षा करना होता है. मतलब शल्क पत्रों का जो मेन फंक्शन है वो तरुण कलिकाओं की रक्षा करना होता है. अब अपन बात करते हैं फोलिएज लीव्स की, सामान्य पर्ण की. तो ये सामान्य पर्ण लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, सूच्याकार होती हैं, मतलब नीडल लाइक होती है, वह हरी होती है. Means these foliage leaves are long, they are needle like and these are green in color. अब यह सामान्य पर्ण केवल सीमित वृद्धि की शाखाओं पर ही पाई जाती हैं. Means these foliage leaves are present only on the branches of limited growth. सामान्य पर्ण जिसको कि अपन फोलिएज लीव्स कहते हैं, पर्ण युक्त सामान्य पर्ण, वापस बोल रही हूँ, सामान्य पर्ण युक्त सीमित वृद्धि वाली शाखाएं फोलिएज स्पर्ड भी कहलाती हैं. मतलब these branches of limited growth which bear the foliage leaves are also called as foliage spur. मतलब सामान्य पर्ण युक्त सीमित वृद्धि वाली शाखाएं पर्ण स्पर भी कहलाती हैं. तो विभिन्न जातियों में प्रत्येक स्पर में सामान्य पर्णों की संख्या अलग अलग होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कलर कौन सा होता है? कलर मैम, कलर क्या है इस लीव का? का जो कलर है
वो हरा ही होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। ठीक है, तो इनका कलर ग्रीन होता है। अब मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल पाइनस मोनोफिला के प्रत्येक स्पर में लीव्स की संख्या केवल 1 होती है। मतलब इन पाइनस मोनोफिला spur has only one leaf. पाइनस सिल्वेस्ट्रस व पाइनस मर्कुसाई में 2 स्पर में लीव्स की संख्या 2 होती है। व पाइनस लॉन्जीफोलिया में स्पर पाइनस लॉन्जीफोलिया के प्रत्येक स्पर में लीव्स की संख्या 3 होती है। पाइनस वालिशियाना, पाइनस एक्सेल्सा व पाइनस आर्मेंडाई में प्रत्येक स्पर में लीफ की संख्या 5 होती है। मतलब इन पाइनस वालिशियाना, पाइनस एक्सेल्सा एंड पाइनस आर्मेंडा the leaf spur has 5 leaves. इस तरह foliage leaves प्रकाश संश्लेषी होती हैं। The foliage leaves are photosynthetic in nature तथा सीमित वृद्धि की शाखाओं पर अनेक वर्षों तक लगी रहती हैं। अब बेटा अपन ये तो हो गया पाइनस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात। अब अपन बात करेंगे पाइनस के युवा तने की काट की बात, यंग स्टेम ऑफ पाइनस। तो बेटा जैसे अपन प्रैक्टिकल करते हैं, तो जब पाइनस के युवा तने का अनुप्रस्थ काट काटते हैं, मैम पता नहीं किसकी आवाज आ रही है। तो यह तना लहरदार होता है। ये कैसा होता है? लहरदार होता है, वेवी होता है। और प्राथमिक तना अनुप्रस्थ काट में इन भागों में बटा रहता है। पहला भाग है बेटा एपिडर्मिस। जब अपन युवा तने का अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो पहला क्या देखेंगे? एपिडर्मिस। यह मोटी क्यूटिकल से ढकी हुई होती है और यह सघन रूप से व्यवस्थित एकल स्तरीय परत है। मतलब द एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय ए thick cuticle and it is composed of compactly arranged parenchymatous cells. ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्णकुट की। मैम एक बार वापस से बोलो, आवाज नहीं आ रही मैम। वापस बोलो बेटा। अपन पाइनस के युवा तने की बात कर रहे हैं, यंग स्टेम ऑफ पाइनस। तो जब अपन मैम अभी भी नहीं आ रही मैम, पीछे से आवाज ज्यादा आ रही है। अभी किसकी आवाज आ रही है बेटा? अनम्यूट कर लो सभी लोग, पहले अनम्यूट करो। ठीक है, अनम्यूट कर लो जिसको सबको से। अब सुनना बेटा, पाइनस का युवा तने की बात। अपन पाइनस में क्या देखते हैं? एपिडर्मिस देखते हैं। ये मोटे क्यूटिकल से ढका हुआ होता है और ये सघन रूप से व्यवस्थित एकल स्तरीय परत है। अब कॉर्टेक्स के बारे में जब बात करते हैं तो यह कॉर्टेक्स या वल्कुट एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाया जाता है। एक ये बहुस्तरीय क्षेत्र है। कॉर्टेक्स इज मल्टी लेयर्ड, इट इज फाउंड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। कॉर्टेक्स की कुछ बाहरी जड़ ऊत की परतें हाइपोडर्मिस बनाती हैं। मतलब आउटर मोस्ट लेयर of the cortex is sclerenchymatous and it forms the hypodermis. Cortex की भीतरी परतें पेरेन्काइमेटस सेल्स से निर्मित रहती हैं। तो अब अपन कॉर्टेक्स में देखेंगे कि कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स टैनिन युक्त होती हैं। मैंने बताया कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं मृदुतकीय होती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और इन मृदुतकीय कोशिकाओं में टैनिन पाया जाता है। मतलब कॉर्टेक्स की कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स टैनिन युक्त होती हैं। इसके अतिरिक्त कॉर्टेक्स में रेजिन कैनाल्स भी पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स में एक तो टैनिन पाया जाता है, एक रेजिन कैनाल्स भी पाई जाती हैं। अब प्रत्येक रेजिन कैनाल के बाहर दृढ़ीकृत कोशिकाओं का एक 2 स्तरीय आवरण होता है और
रेजिन कैनाल के भीतर स्रावी कोशिकाओं की एक परत होती है, इन्हें एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, और ये रेजिन पदार्थ स्रावित करती हैं, मतलब जो रेजिन कैनाल्स दे सिक्रीट रेजिन। अब अपन बात करते हैं एंडोडर्मिस व पेरिसाइकिल की। तो कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत एंडोडर्मिस बनाती है, परंतु एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से स्पष्ट विभेदित नहीं होती है, मतलब द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स is called as endodermis, but it is not clearly differentiated. एंडोडर्मिस के भीतर 2 से 8 या 2 से 3 स्तरीय परिरंभ होता है। पेरिसाइकिल होती है, परंतु यह परिरंभ भी अस्पष्ट होती है। This pericycle is also indistinct and it is 2 to 3 layered. Now we will talk about the vascular tissue. पाइनस में संवहन ऊतक कैसा होता है? तो पहला है बेटा करीब 10 तक अंतः आदिदारुक वेस्क्यूलर बंडल्स एक वलय के रूप में पाए जाते हैं, मतलब नियर अबाउट 10 endark vascular bundles are found in the form of a ring, मतलब करीब 10 तक अंतः आदिदारुक संवहन पूल एक वलय के रूप में पाए जाते हैं, और ये वेस्क्यूलर बंडल्स संवहन पूल संयुक्त होते हैं, समपार्श्विक होते हैं तथा वर्धी होते हैं, मतलब these vascular bundles are conjoined, collateral and open. ओपन क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें द्वितीयक ग्रोथ पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, which occurs by means of कैम्बियम, क्योंकि कैम्बियम की उपस्थिति के कारण इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए वेस्कुलर बंडल्स वर्धी होते हैं, ओपन होते हैं। अब संवहन पुलों के मध्य मेडुलरी रेज मज्जा किरणें भी होती हैं, और फिर इन जो मज्जा को ये मेडुलरी रेज क्या करती है? मज्जा रश्मियां मज्जा को पित्त को कॉर्टेक्स से जोड़ने वाला मृदुतकीय क्षेत्र है, मतलब मेडुलरी रेज कनेक्ट द पित्त विद द कॉर्टेक्स। अब अपन बात करते हैं वेस्कुलर सिलेंडर में क्या मिलता है? जाइलम व फ्लोएम। तो जाइलम में जाइलम